नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं आज है 6 सितंबर और 6 सितंबर 2023 के एसएससी एमटीएस के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है। तो अभी हम इसके एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। इसके बाद है वो सेकंड शिफ्ट का और थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी आप देखिएगा ज़रूर। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको एसएससी एमटीएस सीजीएल और 10+ वो सीजीएल और सीएचएसएल तीनों जो एसएससी एग्ज़ाम हुए थे अभी हाल ही में 2023 में, उन सभी के क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप हमने वो टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ डाल दी है। उसमें 1800 से प्लस क्वेश्चन उस पीडीएफ में इंक्लूड किए हैं। वहाँ से क्वेश्चन है वो बार बार बन रहे हैं। सभी शिफ्टों में हमने एनालाइज किया है कि 10 से 12 क्वेश्चन है वो वहाँ से पूछ रहे हैं। तो वो पीडीएफ आप ज़रूर देखिएगा जो आपको टेलीग्राम पे है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शिफ्ट। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था आज की, अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है। ये क्वेश्चन है वो एसएससी में है, बहुत बार पूछा जाता है। हमने बहुत बार इसके बारे में बात की है। तो अम्बुबाची मेला है वो कामाख्या मंदिर में लगता है। बात करें कामाख्या मंदिर की तो ये कहाँ पे है, तो ये कामाख्या मंदिर है वो अम्बुबाची मेला है वो असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर में आयोजित होता है। तो असम राज्य के गुवाहाटी वो जो कि ज़िला है वहाँ पे कामाख्या मंदिर है, वहाँ पे ये मेला लगता है। और यह मेला है वो वार्षिक हिंदू मेला है, वो जून के मध्य में आयोजित किया जाता है। और जब ब्रह्मपुत्र नदी अपने उच्चतम प्रवाह पर होती है तब यह मेला लगता है। यह मेला है वो 4 दिनों तक चलता है और लाखों लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। और 2023 में है वो अम्बुबाची मेला है वो 22 जून से शुरू हुआ था और 26 जून तक चला था। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अल नीनो से आप क्या समझते हैं। तो अल नीनो है ये गर्म जल धाराएं हैं। बात करें इनके बारे में कंप्लीट तो अल नीनो एक जलवायु घटना है जो कि पूर्वी प्रशांत महासागर में सतह के पानी के असामान्य रूप से गर्म होने का प्रतिनिधित्व करती है। और यह घटनाएं है वो भूमध्य रेखा के पास प्रशांत क्षेत्र में पानी के तापमान में बदलाव के कारण होती है। अल नीनो के कारण है वो समुद्र की सतह का तापमान है वो सामान्य से बहुत अधिक ऊपर हो जाता है और यह तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। तो ये अल नीनो के बारे में आप जान गए होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी थी। तो भारत की है वो 132वीं रैंक थी। बात करें इसके बारे में कंप्लीट तो UNDP द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए जारी की गई मानव विकास रिपोर्ट में भारत है वो 130वें स्थान से फिसल कर 132वें स्थान पर आ गया है। तो इसका मतलब 2021 में है वो भारत का स्थान था 130वां और 2022 में वो 132वां था। और भारत ने है वो HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मान में 0.645 से 0.642 तक की गिरावट दर्ज की है। अगला क्वेश्चन है कि 1928 में है वो HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो इसकी स्थापना है वो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। और इसके बारे में बात करें तो HSRA की स्थापना वो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव थापा ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रोमीन का वो परमाणु क्रमांक क्या है। तो बात करें ब्रोमीन के परमाणु क्रमांक की, एटम नंबर की, तो ब्रोमीन है वो गहरा लाल रंग, तो इसके वह 35 है वो परमाणु क्रमांक है। बात करें ब्रोमीन के बारे में और कंप्लीट तो ब्रोमीन है वो गहरा लाल रंग लिए तीक्ष्ण गंध का द्रव्य है। इसके वाष्प का रंग है वो लाली लिए भूरा होता है। इसका संकेत है वो Br से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। यह इसकी परमाणु संख्या है वो 35 है। परमाणु भार है वो 79.909 है। गलनांक है वो 7.20 से क्वथनांक डिग्री सेल्सियस है और क्वथनांक है वो 580 डिग्री सेल्सियस है और घनत्व है वो 3.12 ग्राम है। तो ये ब्रोमीन के बारे में कंप्लीट जानकारी थी, लगता है आपको समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP का संबंध है वो किस भारत शासन अधिनियम से था। तो इसका सही उत्तर है कि
भारत शासन अधिनियम 1935 में जो आया था उसमें डीपीएसपी के बारे में बात की गई थी, वहाँ से इसको लिया गया है। बात करें नीति निर्देशक तत्वों की, तो यह भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख मिलता है और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन मिलता है। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से उधार लिया गया है, जिसे स्पेन के संविधान से भाग लिया गया है। तो आयरलैंड में कहाँ से लिए गए हैं? स्पेन से। और भारत में कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। तो नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है वो विधानमंडल और कार्यपालिका तथा क्षेत्रीय और अन्य अधिकारियों के समक्ष एक मानदंड रखना है जिस पर उसकी सफलता और असफलता की जांच की जा सके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि माइक्रो फाइनेंस इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा कि निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए उधार प्रणाली है। इसके बारे में दूसरे शब्दों में समझे हम, तो माइक्रो फाइनेंस है वो जिसमें किसी व्यक्ति को स्वरोजगार बनाने या छोटे व्यवसाय बढ़ाने में मदद करने के लिए दिया गया बहुत छोटा ऋण शामिल होता है, तो इसे माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पाकिस्तान ने वो कबड्डी विश्व कप कब जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि कबड्डी विश्व कप 2022 है वो पाकिस्तान ने जीता था। बात करें कंप्लीट कबड्डी विश्व कप की, तो कबड्डी विश्व कप की विजेता है वो भारत है, वो 2013, 14 और 16 में बनी थी, जबकि पाकिस्तान 2020 में बनी थी। भारत ने कबड्डी में है वो अब तक 9 बार खिताब जीता है। उन्होंने कबड्डी स्टैंडर्ड स्टाइल में 3 बार और कबड्डी सर्कल स्टाइल में 6 बार मेडल जीता है, तो विश्व कप जीता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सोंगी मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है महाराष्ट्र से। और इसके बारे में कंप्लीट बात करें तो सोंगी मुखौटा नृत्य है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। यह नृत्य है वो चैत्र मास की पूर्णिमा पर देवी की पूजा के साथ किया जाता है और इस नृत्य को 2 कलाकार नरसिंह का मुखौटा लगाकर नृत्य करते हैं। यह नृत्य असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है और महाराष्ट्र में होली के बाद यह नृत्य उत्सव मनाया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कि इस दिन वो संविधान लागू हुआ था भारत का और इसके साथ ही देश को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। कि गणतंत्र मतलब होता है कि जनता का शासन। बात करें कि इसके पीछे का क्या है, तो ऐसे में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लागू हुआ था 26 जनवरी 1930 को और इस तिथि को महत्व को ध्यान में रखते हुए संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही चुना था। और 1950 में इसी दिन है वो संविधान लागू करने के साथ ही देश को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था और तब से लेकर अब तक 26 जनवरी को गणतंत्र मनाते हैं। तो पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 74 यानी 74 का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का होना अनिवार्य है, मतलब मंत्रिपरिषद होगा, ये अनुच्छेद 74 में है। और इसके बारे में कंप्लीट बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 74 में है वो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 75 में है वो मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के वेतन व भत्ते से संबंधित है, उसका संबंध है वो अनुच्छेद 75 से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा का नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा युवराज सिंह। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन होगा, पूछा गया था कि भारत में कितने नृत्य को हिंदुस्तान क्लासिकल संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा 9 नृत्यों को वो मान्यता प्राप्त है। बात करें इसके बारे में तो भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार है वो 9 मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य है। तो इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी भारतीय कला संरक्षण के लिए मुख्य संगठन 8 को मान्यता देता है। ये 8 नृत्य इस प्रकार हैं कि भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, सत्रिया और मणिपुरी। ये 8 नृत्य हैं जो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा मान्यता प्राप्त है। और एक और नृत्य है जो कि भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने छऊ को शास्त्रीय नृत्यों की सूची में शामिल किया है, जिसे कुल
9 शास्त्रीय नृत्य के रूप में बनते हैं। तो संगीत नाटक अकादमी ने वो 8 मानते हैं, ये जो कि ये है। और भारतीय संस्कृति मंत्रालय यानी कि हिंदुस्तान क्लासिकल संगठन है, उसने वो एक 6 को मान्यता और दी है। तो 8 तो ये और ये 9 ये कुल लोक शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुंबई से लेकर गोवा तक कौन सा तट है? तो इसका सही उत्तर होगा कोंकण तट है, वो मुंबई से लेकर गोवा तक है। और मुंबई से गोवा तक का तटीय मैदान है वो कोंकण तट कहलाता है। इस क्षेत्र में 3 खंड है। तट के ऊपरी भाग को कोंकण जो कि मुंबई और गोवा कहा जाता है, मध्य खंड को करावली कहा जाता है, जबकि दक्षिणी खंड को वो मालाबार तट कहा जाता है। तो ये पश्चिम का जो तट है उसको 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने वो शास्त्रीय और लोक नृत्य रूपों के साथ यूरोपीय नाट्य तकनीकों को मिलाकर नृत्य की अपनी ही शैली बनाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा उदय शंकर, जो कि महान नर्तक थे। बात करें इनके बारे में तो एक नए नृत्य का रूप नाम था जो हाई डांस रखने के बाद उन्होंने बाद में इसका नया नाम दिया और इसे रचनात्मक नृत्य कहा था। तो इसकी रचना है वो यूरोपीय नाट्य और भारतीय शास्त्रीय नृत्य को मिलाकर एक नया नृत्य रूप बनाया था। उदय शंकर, जिनका जीवन काल 1900 से लेकर 1977 तक था, एक भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर थे जिन्हें नृत्य की सम्मिश्रण शैली बनाने के लिए जाना जाता है। उदय शंकर अपने उपन्यास, दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने के वाले पहले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि WPL जो कि मुंबई इंडियंस ने वो हराया था, तो किसको हराया था? वो खिताब जीता था अपना WPL का पहला संस्करण। तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली को हराया था WPL में मुंबई ने। बात करें इसके बारे में तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली को हराकर जीता पहला महिला प्रीमियम लीग। और गेंदबाजों के बाद नताली का कमाल है, वो मुंबई इंडियंस की टीम ने महिला प्रीमियम लीग को पहले सीजन अपने नाम किया था। इस WPL यानी वुमेन प्रीमियम लीग में है वो सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में दिल्ली कैपिटल की मेग लेनिन को 8 मैचों में 51 से अधिक औसत के साथ है वो 310 से अधिक रन 310 रन है वो बनाए थे। तो ऑरेंज कैप है वो दिल्ली की मेग लेनिन के पास थी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो आप इसको स्टार लगा दीजिएगा। उत्तर दक्षिणी स्वर्णिम चतुर्भुज किसको जोड़ती है? कौन से शहर को जोड़ती है? तो ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के द्वारा है वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत इन 4 शहरों को जोड़ा गया है। इस परियोजना के तहत है वो 5846 किलोमीटर लंबी एक रोड है और 13 राज्यों से होकर यह गुजरती है। यह भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है और दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी है। और स्वर्णिम चतुर्भुज की आधारशिला है वो 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। ये भी आपसे पूछ सकते हैं इसकी नींव किसने रखी? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में। तो ये उत्तर दक्षिणी जो है वो बहुत बार पूछ लिया गया स्वर्णिम चतुर्भुज कि कितने शहरों को जोड़ती है, कौन कौन से शहरों को जोड़ती है, कितनी लंबाई है इसकी कब स्थापना हुई थी। तो ये कुछ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना है वो दूध से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा कि नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। इसके तहत है वो जून 2023 में है वो ये योजना लागू की गई थी। उसका बजट है वो 1000 करोड़ के आसपास था और योगी आदित्यनाथ ने वो इसकी शुरुआत की थी और ये दूध को बढ़ावा देने के लिए योजना लागू की गई है। बात इंग्लिश की करें, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के हैं कि सिनोनिम ऑफ क्रोकोडाइल। तो इसका सही उत्तर होगा कि वार्म फ्रेंडली, ये इसका समानार्थक शब्द होगा। एक क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ एनॉर्मस, यानी कि एनॉर्मस का एंटोनिम यानी विलोम शब्द होगा कॉमन और लिटिल, ये ऑप्शन थे। अगला क्वेश्चन है, ये कल भी पूछा गया था कि ए पर्सन हु लव्स बुक या फिर वन हु लव्स बुक इज कॉल्ड, एक व्यक्ति जो पुस्तकों से बहुत प्रेम करता है उस व्यक्ति क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। एक क्वेश्चन पूछा गया था आइटम फ्रेज से कि आइटम ऑफ ए टी इन स्ट्रॉम कप, या इसका सही उत्तर होगा कि ए सिचुएशन इन विच पीपुल आर वेरी एंगर और अपसेट अबाउट समथिंग दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। एक ऐसी सिचुएशन या कंडीशन जिसमें लोग हैं वो अपसेट हो और एंग्री हो
लेकिन उसका कोई तुक नहीं है उसको, जो कि व्यर्थ में ही वो अपसेट हो रखे हैं, कोई महत्वपूर्ण वो नहीं है महत्व वो चीज़। तो दोस्तों ये था आज के हमारे पहले शिफ्ट का वीडियो। लगभग हमने सारे क्वेश्चन है वो कवर किए हैं, जीके और कुछ इंग्लिश के। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको ये उसका फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। PDF है वो बहुत ही साफ़ सुथरा होगा। और अगर आपको इससे पहले जो कि SSC MTS है, CGL और CHSL जो कि 2023 में एग्ज़ाम हुए थे, अगर आपको उसके क्वेश्चन चाहिए तो हमने है वो PDF है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है। उसमें वो 1800 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं इंक्लूड किए हुए। उस PDF के मिनिमम अधिकतर लोग हैं वो 50 रुपये 60 रुपये, बहुत सारे यूट्यूबर या बहुत सारी कोचिंग संस्थाएँ हैं वो लेती हैं 50-60 रुपये। हमने वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए प्रोवाइड करवाया है, तो वो आप ज़रूर देख जाइएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ऐसे ही दोस्तों सपोर्ट बनाए रखिएगा। वहाँ से उस PDF से है वो 10 से 12 क्वेश्चन ज़रूर बनते ही बनते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।